प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में बात करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष की। तो चलते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र, जो बीए द्वितीय वर्ष का जो हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपको पहले से ही मालूम है। आधुनिक काव्य संचयन के से जो है पूछे जाने वाले प्रश्न आपको तैयार करने हैं। और हमने जो है इससे पहले आपको वीडियो एक नहीं कई हमने दिए हैं, तो हमारे चैनल से वो वीडियो सारे आप पढ़ लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। और द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में भी हमने दिया है, एक पेपर भी दिया है, उसे भी आप अध्ययन करेंगे। फिर भी हम यहाँ पे आपको जो है पुनः आपके प्रथम प्रश्न पत्र की क्या पाठ्यक्रम में है और द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में क्या है वो सारी जानकारी अभी भी मैं दे रहा हूँ। और इसके बाद भी आपको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। ये आपका दायित्व बनता है। कारण क्या है कि मेरे द्वारा जो आपको वीडियो दिए जाएंगे वो आसानी से मिलते रहें। और वैसे क्या है, आप जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, आपको आसानी से वीडियो नहीं मिल पाते। तो चलो चलते हैं। पहले आधुनिक काव्य संचयन जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें से कौन से कवि आने वाले हैं और उनके कवि जो हैं उनकी जो रचनाएं कौन सी हैं, तो ये जो आपको बताने वाला हूँ वहाँ से आपको प्रश्न कई आपके तैयार हो जाते हैं, उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो देखिए जो आपके पहले कवि हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो रचना है साकेत का अष्टम सर्ग। तो आपको ध्यान रखना है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ क्या है, यानी कौन सी उनकी रचना है, साकेत है। और आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाए तो साकेत का कौन सा सर्ग है, अष्टम सर्ग है। देखो यहाँ से कई आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, कई प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, देख लीजिएगा। और आगे चल करके मैंने कई प्रश्न बताया भी है, जैसे साकेत का जो है अष्टम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है और साकेत का विभाजन किसमें हुआ है, जैसे सर्गों में हुआ है, अध्याय में हुआ है, कांडों में हुआ है, अंकों में हुआ है, ऐसे। तो इस प्रकार से आपको यहीं से आपको कई प्रश्न के उत्तर आपको तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको पुनः ये दिखा रहा हूँ। वैसे जो मेरे द्वारा जो वीडियो दिया जा चुका है वहाँ काफ़ी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलो आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो लिखा हुआ है यानी उनकी जो रचना है साकेत का अष्टम सर्ग है। अच्छा, अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, कामायनी का श्रद्धा सर्ग है। तो देखो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है लिखा गया है क्या है, या उनके द्वारा महाकाव्य कौन सा है, या कामायनी का विभाजन किस रूप में है, सर्गों में है, कांडों में है, किस में है। तो ये भी आपको पता चल रहा है कि इसका जो भी है विभाजन किस में है, सर्ग में है। और आपके पाठ्यक्रम में कौन सा है, कामायनी का श्रद्धा सर्ग है। चलो अगले जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इनकी जो रचना है कौन सी, सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति। इसके विषय में भी हमने जो है जैसे सरोज स्मृति दिया हुआ है, इसका जो है सारांश भी हम दे चुके हैं। यदि इनका सारांश यदि आपने पढ़ लिया, सुन लिया एक दो बार, तो इनसे आने वाले प्रश्न आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। जैसे कि निराला की जो पुत्री का क्या नाम था, सरोज थी। सरोज की कहानी इसकी माँ का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था, इसके पति का नाम क्या था, विवाह कैसे हुआ और इसकी मृत्यु को आदि तमाम प्रकार की जो बातें हैं वहाँ पे हमने दे दिया है। तो प्रश्न भी देखिए और उनके जो हमने सारांश दिए हैं उसे अवश्य सुने, जिससे आपसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छूटेगा, सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप दे सकेंगे। अच्छा, तो अगला है सुमित्रानंदन पंत जी। इनके द्वारा जो लिखा हुआ क्या है, नौका विहार है। जगत के जीर्ण पत्र, बादल,
मौन निमंत्रण, सोन जूही। तो इनके विषय में भी कविता का सारांश दिया जा चुका है। अवश्य वहां से जरूर आप उसे सुने। एक दो बार सुनने से इनके सारे प्रश्न आपको लगभग तैयार हो जाएंगे। चलो अच्छा, अगला कवि देखो। तो अगले कवित्री है महादेवी वर्मा जी। देखो सबसे पहले उनकी जो रचना कौन सी, नीर भरी दुख की बदली। मधुर मधुर मेरी दीपक जल, शलभ मैं साफ भर हूँ, कौन तुम मेरे हृदय में, तोड़ दो तुम यह क्षितिज। देखो यहाँ पर भी देखो कितने प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार होंगे। देखो महादेवी वर्मा जी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे नीर भरी दुख की बदली है, मधुर मधुर में दीपक जल है, शलभ में साफ वर हूँ, कौन तुम मेरे हृदय में, तोड़ दो तुम ये क्षितिज। अच्छा, तो ये आपका प्रश्न तैयार होता है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, जिसे नीर भरी दुख की बदली जो है ये किसमें संग्रहित है और कब इसकी रचना का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सारी बातें, और इसमें नीर भरी दुख की बदली में क्या है, मधुर मधुर में दीपक जल में क्या है, और सलाम में सावर हो, ये जो इनके विषय में है मैंने सारी बातें लगभग सारांश में दे दिया है। तो भैया बार बार ये बात कह रहा हूँ ना, इनके द्वारा इनके विषय में जो मैंने सारांश दिए हैं उससे जरूर पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा। और उसके बाद में जो मैंने प्रश्नों का जो वीडियो दिया है उसे देखिएगा, जिससे आपको तो ऐसा लगेगा कि अति सरल है और इसमें तो कुछ भी नहीं है। यानी कि यदि 100 प्रश्न करने हो तो आपसे उसमें से 99 नहीं होने चाहिए, 100 में 100। देखो अगले कवि हैं, देखो रामधारी सिंह दिनकर जी। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा जो है आपके पाठ्यक्रम में लिखा गया, यानी कि उनकी जो रचना है कौन सी है, कुरुक्षेत्र है। हाँ, और ये भी देखो फिर भी पूछा जा सकता है ये कुरुक्षेत्र का जो विभाजन किस रूप में है, और तो ये इसका भी विभाजन सर्गों में है, और इसमें से कितनी यानी कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं। और देखो ऊपर भी मैंने बताया था ना, बताया था कि जैसे कामानी में कुल कितने सर्ग हैं, या इससे पहले जो साकेत में कितने सर्ग हैं। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से कितने तैयार हो रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पुनः दिखा दिया है, और ये भी बता दिया है इसकी उत्तर प्रश्न कहाँ मिलने वाले हैं। तो अवश्य उस वीडियो को देखेंगे और सभी का सारांश भी सुनेंगे, हर स्थिति में सुनेंगे। यदि आपको अच्छे अंकों से विजयी होना है तो ये आपका काम जरूर करना है। चलो अच्छा, अगला देखिएगा, इसमें जो द्रुत पाठ में कौन कौन से कवि होते हैं, यानी कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में हैं, वो चलो आपको आगे हम बता रहे हैं, सुनो। तो पहले हैं श्रीधर पाठक जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, बाल के शर्मा नवीन जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री जी हैं। हाँ देखो, इनके विषय में भी जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे श्रीधर पाठक जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनकी रचनाएं कौन सी थी। ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में भी, बाल के शर्मा जी के विषय में भी, और चौहान जी के विषय में भी आपको उत्तर देने होंगे, यानी जो प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, और फिर भी यहाँ अब हम आगे आपको वीडियो मिलने वाले हैं श्रीधर पाठक के विषय में, माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में, और शर्मा जी के विषय में भी आपको जल्द ही वीडियो मिलने वाले हैं। जब इनके वीडियो सुनेंगे, अरे फिर क्या कहना, एक एक प्रश्न आपसे हल होने वाला है। इसलिए जो मेरे द्वारा आपको वीडियो दिए जा रहे हैं लगातार देखते रहिएगा, अरे फिर क्या कहना, आपका कल्याण होगा। तो चलो आगे हम चलते हैं। ये तो जो बात हुई जो प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में बता रहा था। देखो आगे चलता हूँ, जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पुस्तकें हैं, जो लेखक हैं, यानी जो उपन्यास है, वो देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और उनसे आने वाले प्रश्नों के विषय में भी हम बहुत जल्द आपको वीडियो देने वाले हैं। इसलिए हर स्थिति में आपको मेरे सारे वीडियो देखने हैं। देखो जो चित्रलेखा उपन्यास है ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो पहली बात, चित्रलेखा क्या है, उपन्यास है। तो इस और लिखा किसके द्वारा है ये भी देखो, भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। हाँ तो देख पुनः सुन लीजिएगा, जो चित्रलेखा उपन्यास है उसके लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा जी।
हाँ जी, एक बात और भी ध्यान रखना है यहीं पे, इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं और इसमें जो है कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, उनका कौन कौन से जो है चरित्र चित्रण पूछा जाएगा और चरित्र चित्रण में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। और यही नहीं, जिसके जो लेखक हैं, चित्रलेखा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी, इनके संबंध में क्या पूछा जाने वाला है, ये सारी बातें जो है हम जल्द ही आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए आपको एक ही वीडियो देखते रहना है। अच्छा, थोड़ी और बात कर लेता हूँ। चलिए, जो चित्रलेखा है आपको पता होगा इसमें नायक कौन है और नायिका कौन है, यानी प्रमुख पात्र कौन है। देखिए, उनका जो है चरित्र चित्रण आता है और आपको लिखना पड़ता है। जैसे इसमें सबसे पहले चित्रलेखा है और दूसरा कौन है, बीजगुप्त है। ये चित्रलेखा और बीजगुप्त की कहानी सुन ली तो पूरी पूरी आपके तैयार हो गई। अच्छा, इसका भी जल्द ही हम आपको सारांश पहुंचा देंगे और उसको भी सुनना, जिससे सभी के जो है आपको चित्रण तैयार हो जाएंगे। अच्छा, पुनः सुनो, चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, श्वेतांक, विशाल देव, यशोधरा, ये जो मुख्य पात्र हैं इन सब के विषय में हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे। इनके विषय में चरित्र चित्रण आप एक बार मेरे द्वारा जो है कहानी सुन लेंगे, यानी इनके विषय की कथा सुन लेंगे, इनका सारांश सुन लेंगे, अरे फिर कहना ही क्या, हर स्थिति में प्रश्न छूटने वाला ही नहीं है। चाहे चित्रलेखा के विषय में आपको चरित्र चित्रण लिखना हो, चाहे बीजगुप्त के विषय में लिखना हो, चाहे यशोधरा के विषय में, चाहे उसके पिता मृत्युंजय के विषय में लिखना हो, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने वाला है। तो ये इसके विषय में भी जल्द वीडियो देने वाला हूँ। इन सब के विषय में बताऊंगा कैसे कैसे आप जो है चरित्र चित्रण लिखेंगे और कैसे जो है भगवती चरण वर्मा के विषय में जो प्रश्न आएगा उनके जीवन से संबंधित या रचनाओं से संबंधित या साहित्य से संबंधित जो आएगी वो जो है कैसे करेंगे, वो सारी बातें करूंगा। अच्छा, इसी में जो है दूसरा जो है कौन सा उपन्यास है आप समझ ही गए होंगे, कौन सा, राग दरबारी। तो दूसरा जो है आपका जो है उपन्यास यानी आपके पाठ्यक्रम में कौन सा है, राग दरबारी है। अच्छा, राग दरबारी को भैया लिखा किसने है, इसके लेखक कौन, श्री लाल शुक्ल जी हैं। तो ध्यान ये रखना है, राग दरबारी के जो लेखक हैं, राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक हैं श्री लाल शुक्ल जी हैं। और देखो, इसमें भी जो है जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण आपको लिखना होता है। देखो, प्रमुख पात्र कौन कौन हैं, सबसे पहला ही है रंगनाथ, दूसरा वैद्य जी। देखो, इसका भी जो मैं सारांश यानी कथानक इसका मैं दे चुका हूं, और यदि आपने उस कथानक को सुना होगा और नहीं सुना है तो दोबारा सुन लो, उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसके विषय में आपको सारी जानकारी होगी। ये भी पता लगेगा कि इसमें है क्या। जैसे मैंने बताया कि इसका जो प्रमुख पात्र कौन सा है, सबसे पहले रंगनाथ है। कहानी क्या है, रंगनाथ अपने मामा के यहाँ जाता है, और मामा कौन है, वैद्य जी है, और वो रहते कहाँ है, शिपालगंज में रहते हैं। तो जो रंगनाथ है अपने मामा वैद्य जी के यहाँ जाता है, और वहां से वापस आने के जो बीच का जो है समय है, जो घटना है, वो कहानी राग दरबारी में है। यदि इसके विषय में सारी जानकारी जानना है तो मेरा वीडियो जो पहले दिया जा चुका है उसे सुन लो एक दो बार, और इसके बाद फिर भी मैं देने वाला हूँ वो कौन सा, यानी कि रंगनाथ का चरित्र चित्रण, वैद्य का, और भी जो है भंगड़ी इत्यादि जो प्रमुख पात्रों में से जो लोग होंगे उनके विषय में जो है हम आपको जो है जल्द बताने वाला हूँ। इसलिए जो है
हर वीडियो को आप देखते रहिएगा लगातार। चलिए अच्छा, इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में भैया एक और भी पुस्तक है, वो कौन सी है वो भी समझ लो। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ तो लोग ऐसे पास हो जाते, बाद में उनसे पूछा था भैया आपके पाठ्यक्रम में किताब कौन सी, पुस्तक कौन सी। अरे सर जी ये तो कुछ पता नहीं है। तो कम से कम आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपके लिए जो है ये सारी बातें जानकारी के लिए बता रहा। तो भैया अगली पुस्तक देखो कौन सी आपके पाठ्यक्रम में है, कौन सी देख रहे हैं, कहानी संकलन। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, कहानी संकलन या कथा सौरभ, दोनों पुस्तकें, दोनों में वही कहानियां हैं। चाहे कहानी संकलन उठा के देख लीजिएगा या कथा सौरभ, उनमें आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पाठ्यक्रम में कौन कौन सी आपके कहानियां हैं, और कोशिश करूंगा कि वो कहानियों की भी सारांश आप तक जो है बहुत जल्द पहुंच जाए, जिससे कि एक एक भी जो है प्रश्न किसी हालत में आपसे नहीं छूटना चाहिए। जो हिंदी कहानी है, सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में कौन सी कहानी भी कफन है, और किसके द्वारा लिखी हुई, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। कफन किसके द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। बड़ी रोचक, बड़ी बेहतर कहानी है, जरूर इसे सुने, जरूर इसे पढ़ें। और इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं कफन के, आपको पता होगा, वो बुधिया, घीसू, माधव, इनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल यह नहीं है, फिर भी जो है आपकी जानकारी के लिए मैं बहुत जल्द ही इनका भी सारांश आपको दे दूंगा। अच्छा, अगला जो है आपके पाठ्यक्रम में यानी हिंदी की कहानी में दूसरी कहानी कौन सी है, देखो गुंडा। ये गुंडा जो है किसके द्वारा लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये तो नाम आते जयशंकर, नाम सुनते सुनते ही व्यक्ति जो है खुश हो जाता है। इन्होंने क्या लिखा, गुंडा। ध्यान रखिएगा, गुंडा आता है, गुंडा का चाहिए चित्रण लिखो, तो लोग जो है उसके विषय में जाने क्या कौन सी बातें लिख देते हैं, लेकिन नहीं, गुंडा के विषय में, गुंडा नहीं, वो किस प्रकार से जो है काशी की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, किस प्रकार से लोगों का जो है हित करता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके विषय में आपको लिखना है। तो ये भी जो है इसके विषय में भी हम जल्द बात करने वाले हैं, इसलिए आपको जो है मैं बार बार बात यही कर रहा हूँ कि भैया वीडियो जरूर देखो, और जिससे आपको सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएं, हर स्थिति में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला ना हो। चलो अगला, अच्छा आपकी पाठ्यक्रम में दूसरी जो है कहानी कौन है वो देखो, यही सच है मन्नू भंडारी। तो भैया यही सच है किसके द्वारा लिखी हुई है कहानी है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखी हुई है। तो मन्नू भंडारी द्वारा जो लिखी हुई है यही सच है, तो भैया इसको भी जो है पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो सारी कहानियों के विषय में जानना है, समझना है। कारण क्या है कि क्योंकि आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है और सारे सही उत्तर दे के आना है। अगली जो कहानी है, चीफ की दावत, किसके द्वारा लिखी हुई है, भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी हुई है। इसके लेखक है भीष्म साहनी जी। अच्छा, अगले जो है आपकी पाठ्यक्रम में कौन सी कहानी है, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम कहानी का नाम है। बड़ी मजेदार कहानी है, इसी पे तो जो है फिल्म भी बनी है, तो इसको तो भैया आपको याद ही कर लेना, इसमें से खूब पूछा जाता है। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम किसने लिखा, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी हुई ये कहानी है। बहुत रोचक कहानी है, अरे एक बार पढ़ना शुरू करो फिर तो जो है पूरी कहानी सुने मन ही नहीं मानता, इतनी अच्छी कहानी है। इसलिए आप हो सके तो पुस्तक से जरूर पढ़िएगा, और ना हो सके दिक्कत हुई या तो मेरे द्वारा जो आपको वीडियो मिल रहा है उससे जरूर सुनिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कौन सी कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, राजा निर्वंशिया। किसने लिखा है, कमलेश्वर ने लिखा है। ये भी कहानी इतनी मजेदार है, राजा निर्वंशिया।
और इसमें एक खास बात मैंने देखा है ना, एक साथ दो दो कहानियां चलती हैं। बच्चा जब पढ़ता है तो भटक जाता है, यार ये कहानी कि वो कहानी, क्या है क्या नहीं। इसलिए आपको जब ये कहानी पढ़ें तो बड़ा अच्छे ढंग से साथ में दो दो कहानियां चलती हैं, एक तरफ राजा की चलती है, एक दूसरी कहानी चलती है। इसको जो है आप अच्छी तरीके ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं भी जो है आपको जल्द ही इसके विषय में भी जो है वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए जो है आप अवश्य देखते रहिएगा मेरा वीडियो। चलिएगा, अगला जो है कौन कहानी है, 25 चौका 150। 25 चौका आप लोग सुनते होंगे तो कहते होंगे यार ये 25 चौका 150 थोड़ी होते, 25 चौका 100 होते हैं। ये ऐसा लगता है कि गलत लिखा होगा। नहीं भैया मेरे, ये कहानी का नाम है 25 चौका 150। क्यों है, जब कहानी सुनोगे ना तो बहुत बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति को ठगा गया था, उससे ब्याज लिया गया था, क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ा नहीं था। उससे कहा गया 25 चौका 150 होते हैं, ऐसा कहकर के उससे अधिक ब्याज लिया गया और उस पर जो है रहम का भाव भी थोपा गया। ये सारी बातें जो हैं आपको इसमें मिलने वाली हैं। और जब ये पढ़ोगे ना 25 चौका 150 कहानी सुनोगे ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों, खुद पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। और यदि नहीं पढ़ेंगे तो जैसे 25 चौका 150 कहानी में हाल हुआ है, वैसे ही हमारा भी होगा, हमारी आने वाली अगली पीढ़ी का होगा। यदि इससे बचना है तो 25 चौका 150 की कहानी को पढ़ करके आगे की ओर बढ़ना है, यानी कि अध्ययन करना है। यानी खुद पढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे प्रकार से अध्ययन करने के लिए अग्रसर करेंगे। इस प्रकार से देखो, मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में भी जानकारी दे दी है, और दूसरे प्रश्न पत्र में जो आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं, जो उपन्यास हैं, जो चित्र लिखा है, और दूसरी जो राग दरबारी है, और अगली जो है कहानी संकलन या कथा सौरभ जो है। इस प्रकार से जो मैंने आपको ये बता दिया है, प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न के पत्र के विषय में आपको जानकारी दे दी है। अब आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रथम प्रश्न पत्र में क्या है और द्वितीय में क्या है, किस में क्या है। तो ये आप में जो हड़बड़ी और बड़ा असमंजस जैसा भाव पैदा होता रहता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो मेरे द्वारा आपको वीडियो दिया जाएगा उसको भी अच्छी तरीके से आपको अध्ययन करना है। और कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे और कोई सुझाव भी हो, यदि और भी कुछ चाहना हो, आपकी इच्छा हो उस संबंध में पूछने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी समस्या का अवश्य समाधान करूंगा। देखो, उसके साथ और भी बात है। बात यह कि खुद पढ़ें, खुद बढ़ें, साथ में दूसरे को भी पढ़ाएं और बढ़ाएं। इसके लिए क्या है कि आप यदि किसी प्रकार से मेरा आपको चैनल का लिंक या चैनल मिल पाया है तो भैया दूसरे को जरूर शेयर करो। क्योंकि बात क्या है ना, बात ये होती है जैसे किसी को आपने कुछ धन दे दिया तो शायद थोड़ी देर बाद वो खर्च हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा यही परोपकार है, किसी का हित ये ऐसा है जो उसका जिंदगी भर ऋण उतरता नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा परोपकार है भैया, किसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए, अध्ययन करने के लिए। इसलिए आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और दूसरे को बताएंगे भी कि भैया इसमें आपको ये चीज मिल रही, आप भी देख लो, आप भी पढ़ लो। शेष अगले वीडियो में।